का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास इकोनॉमी टुडे। मैं हूं जमिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। भारत के G20 अध्यक्षता ने दुनिया को दिखाई दिशा, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी। वैश्विक विकास में सुधार की रफ्तार सुस्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी को एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का दावा, 2027 तक भारत बनेगा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। फिच रेटिंग ने 2019 से 2027 के बीच भारत की औसत जीडीपी विकास दर अनुमान को 0.7% बढ़ाया, 6.2% किया। ओपन एआई ने अपने नए लैंग्वेज मॉडल GPT-4 टर्बो को किया लॉन्च। पहले ओपन एआई डेवलपमेंट डे के अवसर पर सैम अल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला ने एक साथ मंच किया साझा। इस साल माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $10 बिलियन का निवेश किया है। हर सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को गिरावट के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइंस जिन पर हमारी निगाह रहेगी और तफसील में जाने की कोशिश करेंगे खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। वित्त मंत्रालय ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर के मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास के मुद्दे पर एक G20 सेमिनार का आयोजन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी बना रहे, इसके लिए वैश्विक और घरेलू प्रयास किए जाने चाहिए। वित्त मंत्रालय ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर भारत की अध्यक्षता में G20 के सफल आयोजन की पृष्ठभूमि में मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास के मुद्दे पर एक सेमिनार का आयोजन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक और घरेलू प्रयास किए जाने चाहिए कि विकास मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी बना रहे। The New Delhi Leaders' Declaration underscores the urgency of implementing well-calibrated macroeconomic and structural policies to bolster equitable growth and enhance macroeconomic and financial stability. I believe we have delivered a G20 presidency that has provided clear policy direction for addressing the needs of the majority of the global population, whose voices are often unheard in global multilateral forums. सेमिनार में विकास के लिए व्यापार वृद्धि, भविष्य की तैयारी और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने जैसे विषयों पर पैनल चर्चाएं हुई। What WTO says, it is more than 90% enterprises are MSMEs in the world. And therefore, in the Trade and Investment Working Group, we decided that we should look at, the G20 group should look at how we can make MSMEs better access to trade. What we consider as a skill now are very quickly are getting outdated, and there is a need for us to reskill as a result. There is always a probability, which has increased over times, of skill mismatch, and these have a far-reaching impact on the economic growth. भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र कोविड-19 के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तनाव के बीच आया है और ये घोषणा पत्र सभी नेताओं द्वारा स्वीकार किया गया था, जो सतत आर्थिक विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इकोनॉमी टुडे में अब बात कर लेते हैं भारतीय शेयर बाजारों की। और शेयर बाजारों की आज शुरुआत हुई किस तरह से देखते हैं। आज गिफ्ट निफ्टी पर निगाह डालें तो वहां से जो संकेत मिलने शुरू हुए थे उस पर निगाह डालते हैं।
गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है 29 अंकों की गिरावट के साथ 19,450 का स्तर। ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि यहाँ पर जो बाजारों की शुरुआत होगी वो नेगेटिव बायस के साथ होगी, और वही ऐसा हमें देखने को मिला। निफ्टी 50 गिरावट के साथ शुरुआत हुई और 176 अंक नीचे 64,782 के स्तर पर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ नजर आया। ये हमारी ओपनिंग बेल्स, और इस वक्त हम देखें तो इंडाइसेस, अलग अलग इंडाइसेस में जो गिरावट और जो उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त देखें तो निफ्टी में भी 49 अंकों की बढ़त गिरावट के साथ हमने देखा 19,362 का स्तर दिखाई दिया। कहाँ पर इस वक्त खरीदारी का माहौल है उसके पहले आपको बताएं कि निफ्टी आईटी और स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़त का दौर इस वक्त दिखाई दे रहा है। बजाज फिनसर्व 1.1% ऊपर है। बीपीसीएल, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी एयरपोर्ट में इस वक्त तेजी का माहौल है। निवेशकों का रुझान इस वक्त स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कैपिटल गुड्स तो वहाँ पर गिरावट दिख रही है। इस वक्त निफ्टी ऑटो में भी फ्लैट कारोबार है, लेकिन गिरावट के साथ डिवाइस लैब देखें इस वक्त करीब 2% नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स और अपोलो हॉस्पिटल पर भी हमारी नज़र आएगी, जहाँ पर आधे फीसदी से 0.25% की गिरावट दिखाई दे रही है। कॉर्पोरेट नतीजों का मौसम चल रहा है और उसका असर स्टॉक्स पर बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे जो वैश्विक बाजार है वो कारोबार करते हुए नजर। आपको बताएं यूएस मार्केट 67 अंक नीचे, डाउ जोन्स फ्यूचर्स आज का ये आंकड़ा, आज का ताज़ा आंकड़ा। S&P 500 में आपको बढ़त दिखाई दे रही है, 4,359 का स्तर। नैस्डैक में भी बढ़त के साथ कारोबार इस वक्त दिखाई दिया। यूरोपीय बाज़ारों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यूरोपीय बाज़ार किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आए। मिला जुला रुख देखने को मिला। FTSE में फ्लैट कारोबार, CSE और डैक्स दोनों ही इंडाइसेज में इस वक्त देखें तो गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। ये एशियाई शेयर बाज़ार में गिरावट आज जो संकेत मिल रहे थे, और ऐसा माना जा रहा है कि ये एशियाई बाज़ारों में जो गिरावट गहराती नज़र आई उसका असर आपको भारतीय बाज़ारों पर दिखाई दे रहा है। जो जापान, हैंगसेंग और कॉस्पी, ये तीनों ही मार्केट्स में गिरावट का दौर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और आज का फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे और आपके लिहाज से। देखते रहिए इकॉनमी टुडे। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। और आज का फोकस हम आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ख़तरनाक टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और दुनिया भर में एक नया ख़तरा आ रहा है डीप फेक का, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डीप फेक शब्द अगर आप देखें तो डीप लर्निंग और फेक इसको मिला करके बनाया गया है। डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से किसी दूसरे की फ़ोटो या फिर वीडियोज़ पर आप किसी सेलिब्रिटी वीडियो के फेस के साथ फेस स्वैप कर सकते हैं और एडिट करके उसको प्ले कर सकते हैं। देखने में बिल्कुल असली लगता है, बिल्कुल असली वीडियो या इमेज की तरह आपको दिखाई देगा। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जहाँ पे एल्गोरिथम और पैटर्न इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मशीन लर्निंग जिसे आप कहते हैं, इसका इस्तेमाल जो इमेज या फिर वीडियो है उसमें हेर फेर करके और उससे ज़्यादा रियल बनाने में किया जाता है। इससे बनी जो वीडियोज़ और इमेज हैं बहुत आसानी से आप भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी है। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क GANs का इस्तेमाल करती है, फेक वीडियोज़ और इमेज बनाए जाते हैं। दरअसल इंटरनेट पे हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक वीडियो में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का चेहरा फेक किया गया। रश्मिका ने कहा कि बहुत ही खतरनाक है और वे बहुत डरी हुई हैं। इस मुद्दे पर महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
सरकार ने प्रतिक्रिया दी। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कल एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल 2023 में अधिसूचित आईटी नियमों के तहत ये प्लेटफॉर्म के लिए एक कानूनी दायित्व है। वो सुनिश्चित करें कि किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा कोई भी गलत सूचना पोस्ट न की जाए। सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी उपयोगकर्ता या फिर सरकार द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर जो गलत सूचना है उसको 36 घंटे में हटाया जाए। अगर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करते हैं तो नियम 7 लागू होगा और आईपीसी प्रावधानों के तहत पीड़ित व्यक्ति प्लेटफॉर्म को अदालत में ले जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि डीप फेक एक गलत सूचना का नवीनतम और उससे भी ज्यादा खतरनाक और हानिकारक रूप है और प्लेटफॉर्म्स द्वारा इससे निपटने की आवश्यकता है। धीरज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि को फाउंडर है और सीटीओ हैं एम फिल्टर आईटी के, और सुबिमल भट्टाचार्य जी, जो कि हमारे आईटी एंड डिजिटल सर्विसेज एक्सपर्ट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबिमल जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। कितना बड़ा मेनेस है ये डीप फेक का, न केवल भारत में तो चलिए 2 दिन से बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इस पर एक अभिनेत्री का वीडियो फेक किया गया और उसके बाद सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया भी है, इसलिए हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में क्या वाकई एक बड़े खतरे के रूप में उभर चुका है? सुबिमल जी। बिल्कुल, डीप फेक पूरी दुनिया में इसके लेके अब चर्चा हो रहा है। जैसे कि अमेरिका में भी अगर आपने देखा कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि किस तरीका से ये नेशनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। हालांकि साइबर क्राइम के रूप में इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं। और जैसे कि अगर आप देखें कि इजराइल में इस वक्त जो लड़ाई चल रहा है उसमें हर तरीका की कंटेंट डीप फेक के माध्यम से जनरेट किया जा रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये दुनिया में एक चिंता के विषय हो चुके इस वक्त। धीरज, चूंकि आप टेक्नोलॉजी से ही ताल्लुक रखते हैं, ये कितना बड़ा खतरा है और ये जो चैलेंज है उससे कैसे निपटा जाए और किसकी जिम्मेदारी है ये? सर देखिए, हम लोग जो हैं एज कंज्यूमर्स, हमें लगता है एक वीडियो को देख के उस पर भरोसा होता है। अभी तक हम एज इंसान अगर एक वीडियो देखता है, उसमें किसी व्यक्ति को देखता है, आवाज सुनता है उसकी, तो उसे विश्वास होता है कि ये वही बोल रहा है। हमारे कानून में भी वीडियो को एक एविडेंस की तरह सबमिट करा जा सकता है। इसमें आप बोल सकते हैं कि देखिए ये वीडियो में कैमरा में पकड़ा गया था बंदा चोरी करते हुए। अब डीप फेक जो है वो इस पूरी फंडामेंटल जो हमारी अजम्पशन है उसको इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, डीप फेक जो है वो पिछले 2-3 साल से काफी एक्टिव हो चुके हैं इंडिया में, और अभी ये अभिनेत्री जी की वजह से जो है वो ऑब्वियसली फोकस में आया है ना। अच्छा है कि ये लोगों को पता चल रहा है, बट ये काफी 2-3 साल से चल रहा है। एंड जो लोग व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं उसमें आप भरोसा नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली प्लेटफॉर्म्स की है। जैसे आईटी मिनिस्टर जी ने भी बोला था कि प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वो इसको हटाएं, पर ये करना उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे जैसे चैट जीपीटी है जो काफी पॉपुलर हो चुका है। चैट जीपीटी ने खुद आके बोला है कि अगर आप हमसे डिटेक्ट करना चाहते हैं कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है कि नहीं, तो वो जो है वो एक्यूरेटली डिटेक्ट करना अब पॉसिबल नहीं है। का मतलब ये है कि अगर हम एआई के थ्रू कुछ जनरेट कर रहे हैं तो एआई के थ्रू उसको डिटेक्ट करना कि वो एआई ने जनरेट करा है वो मुमकिन नहीं है एक्यूरेटली। थोड़ा बहुत आपको इंडिकेशन मिल सकते हैं, बट वो मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में धीरज, तो पूरी क्रेडिबिलिटी है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हो या फिर सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले की हो, वही कैटेगरी में खड़ी हो जाती है, भले टेक्नोलॉजी नहीं हो। ये बताइए इसका यूसेज क्या है? अगर 2-3 साल से अगर ये प्रचलन में है तो लोग इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? केवल पैसे बनाने के लिए या फिर केवल एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज में इस्तेमाल किया जाता है, इसका फिर गलत इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं पैसे के लिए? सर, एक बहुत बड़ी आईटी इंडस्ट्री में ताकत है विच इज द अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री।
अडल्ट इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा इनोवेशन करे हैं डिजिटल स्पेस में। एंड आप सरप्राइज होंगे कि जैसे पहली डिजिटल पेमेंट्स, पहला यूज ऑफ 4K कैमरास, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज जो आई थी वो अडल्ट इंडस्ट्री ने इनोवेट करी थी और उसके बाद वो बाकी इंडस्ट्रीज में आई। डीप फेक में भी कुछ कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मोस्टली अडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इसको पहले यूज करा है या मिस यूज करा है, इफ आई कैन कॉल इट। और अब जो है वो ऑब्वियसली इसको अब और ब्रॉडर यूज केसेस में आएंगे ये। बट डेफिनेटली पिछले 2-3 साल से बहुत पॉपुलर हॉलीवुड एक्ट्रेसेस के डीप फेक्स बने हैं। उनके जो है वो पॉर्न स्टार्स के ऊपर उनकी फोटो अटैच होके उसको जो है वो पॉपुलर करा गया है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है सुबिमल जी। लोग क्या करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतना ज़्यादा एक्सपोज्ड है भारत की जनता, कम से कम बहुत ज़्यादा हम लोग वीडियो कंटेंट देखते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। एज अ कंज्यूमर मेरे लिए ऑप्शन क्या है? क्योंकि अगर मेरे फोटो या वीडियोस का गलत इस्तेमाल किया और भले 36 घंटे में उसको किसी प्लेटफॉर्म से हटाया गया, लेकिन जो डैमेज हुआ आपके अपने रेपुटेशन का, उसके लिए क्या? देखिए, बड़े ये चिंता की बात है। और ये अजय जी, हम देख के आ रहे हैं कि किस तरीका से इसको प्राइमरीली आपकी न्यूसेंस के अलावा ये पोर्नोग्राफिक फ्रेमिंग की आधार में इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से ये एक क्रिमिनल इंटेंट से ही ज़्यादातर डीप फेक्स इमेज आज के डेट में प्रचलित है। तो इसके लिए लोगों के, मैं बात हमेशा कहता हूं कि हम आज के अपने डिजिटल डिवाइसेस को इतने विश्वास करते हैं कि जो भी उसमें देखते हैं हम उसको विश्वास कर लेते हैं। तो हमें पहली बात है कि हम जो कंटेंट अपनी डिवाइस के माध्यम से देखते हैं उसको फेस वैल्यू में उसको सही ना समझे, हम इसको ठीक से देखें। क्योंकि अगर आप ये वीडियो भी देखें रश्मिका मंदाना कि जब वो लिफ्ट में जाते हैं, या बेसिकली ये कि यूके की एक ज़ारा पटेल नाम की किसी लड़की की ये बिल्कुल सही कहा आपने। और उसको बहुत ही ध्यान से अगर आप देखें, बहुत ही स्लो मोशन में देखें और कोई बताता है उसके बाद आपको समझ में आता है, अचानक आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन अभी फौरी तौर पर हमारे पास है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे ही इवॉल्व होता है तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है, उस पर हम लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इकोनॉमी टुडे में। उधर सरकार द्वारा आर्थिक सुधार को लेकर के बनाई गई नीतियों का एक असर है कि आज देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है। हम बात करें मॉर्गन स्टैनली की नई रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि 2027 तक भारत की जीडीपी 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी और इस तरह से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024 में विकास दर 6.4%, 2025 में 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली ने उम्मीद जताई कि देश की अर्थव्यवस्था 2024 से 28 तक औसतन 6.6% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक विकास में भारत का महत्व बढ़ा है। 2022 में जहां वैश्विक विकास में भारत का योगदान 15% था, 23 से 28 के बीच में यह 17% तक जा सकता है। इससे पहले 2021 में बात करें तो भारत का योगदान वर्ल्ड जीडीपी में 10% का था। दूसरी ओर एक दूसरी रेटिंग एजेंसी फिच की हम बात करें तो फिच रेटिंग ने 2019 से 2027 के बीच भारत की औसत विकास दर के अनुमान को 0.7% बढ़ाया है, 6.2। तो आपने देखा मॉर्गन स्टैनली ने 6.6, फिच रेटिंग ने 6.2 ये रेटिंग दी है। रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हुई है, देश में कार्यबल की संख्या में बढ़ोतरी और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। इन्हीं तीनों वजहों से ये फिच ने भी अपने अनुमान में सुधार किया है। चीन में औसत विकास दर 4.6% रहेगी, फिच का कहना है। रूस में बिल्कुल फ्लैट 0.8% रहने का अनुमान, वहां भी गिरावट का अनुमान। दक्षिण अफ्रीका के लिए भी अनुमान घटा करके 1% कर दिया गया है, यानी भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। उधर राज्यों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग 6, 7 और 8 ये 3 दिनों तक सभी राज्यों को एक मंच पर ला चुका है, जिसमें विभिन्न राज्यों की इनोवेशन पॉलिसीज पर चर्चा की जा रही है। नीति आयोग का यह प्रयास है कि भारत को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कम से कम 10 पायदान की बढ़त दी जाए। बेंगलुरु में 6 से 8 नवंबर तक ये विशेष वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर हमने बात की अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर चिंतन मैश्राम से। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इनोवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी पर लगातार सरकार का फोकस है। स्टार्टअप्स को लेकर के, इनोवेशन सिस्टम्स को लेकर के अलग अलग स्टेट्स में क्या कुछ हो रहा है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है और यह भी ज़रूरी है कि वो स्टेट्स आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के बातचीत करें। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान हैं चिंतन वैष्णव जी, जो कि मिशन डायरेक्टर हैं अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग में। वो इस पहल को और आगे लेकर के जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। ये जो आप करने जा रहे हैं स्टेट्स के साथ में इनोवेशन को और प्रमोट करने के लिए, वो पूरा फोकस क्या है?
जी देखिए, अगर आप बिग पिक्चर ले लें तो पिछले 6 सालों में इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे 81वें स्थान से 40वें स्थान पे पहुंच गया है। अगर आपको टॉप 25 देशों में जाना है अगले कुछ सालों में, तो ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को इस मूवमेंट में पूरी तरह जुटे बिना ये काम हो नहीं सकता है। तो ये एक जो बिग पिक्चर है। अभी इसमें नीति आयोग जो कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म के डायमेंशन पे काम करता है, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग आप मान लीजिए ऑलमोस्ट 50% ऑफ नीति आयोग्स एफर्ट ये स्टेट फेसिंग है। तो इसके अंतर्गत कई वर्कशॉप्स मीटिंग्स हो रही हैं अलग अलग विषयों पे, जिसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जुड़ रहे हैं। ऐसा ही एक वर्कशॉप अगले हफ्ते नवंबर 6 से 8 तक बेंगलोर में हम कर रहे हैं, जहां सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो उनकी इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने में जुटे हुए हैं, ये लोग वहां आएंगे और अगले कुछ सालों की स्ट्रैटेजी पे बातचीत करेंगे और बनाएंगे। तो अभी हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में। आपको लगता है कि अगर स्टेट सारे एक साथ कदम ताल करें, एक ही दिशा में सोचें, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनका एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लार्ज स्केल पे लेकर के जाएं, अगले 5 साल में आप भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को कहाँ देखते हैं? जी, ये पहली तो ये बात मैंने पहले जैसे कहा कि स्टेट्स और यूटीज़ के जुटे बिना ये होगा नहीं। अभी काफ़ी मॉडल्स जो हैं ये हमने बना दिए हैं, ये चल रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स देखिए, 10,000 लैब्स बना दिए हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स भारत में 800 से ऊपर हैं। ये कैसे बनाने, इनको कैसे चलाना, ये सारी चीज़ें हमें पता है। इसको अभी हमें रेप्लिकेट करनी है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की ज़रूरतों के मुताबिक इसको रेप्लिकेट करनी है। तो ये काम जो है ये करने के लिए कुछ स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में हैं। इन्होंने अपनी इकोसिस्टम्स की इनके स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज डाल चुके हैं। बाकी के कई सारे स्टेट्स हैं जो ये काम में वो अर्ली स्टेज पे हैं। तो इनको जहाँ जहाँ जो भी सक्सेसेस हुई हैं उनसे सीख के जितना जल्दी आगे बढ़ पाएँ ये बढ़ना है। लेकिन अगर आप सोच लीजिए कि हमारे पास कोई जादुई पुड़िया है और आज सारे स्टेट्स और यूटीज़ ने तय कर लिया कि अगले 5 साल में एक मैच्योर इनोवेशन इकोसिस्टम बनानी है हमें, तो हमारा ये जो नंबर है ये इजीली 5 से 10 स्पॉट जो 40 पे हैं वो जंप कर जाएगा। फाइनली सर, जो स्टार्टअप 20 जिसको पहली बार इंडियन प्रेसिडेंसी ने शुरू किया, जिसको आपने लीड किया, चेयर किया, ये चीज़ें आगे कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं अगली प्रेसिडेंसी में, और हम लोग का क्या बिगेस्ट टेक अवेज रहे इस पूरी चेयरमैनशिप के दौरान? जी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। स्टार्टअप 20 जैसे आप जानते हैं इंडिया ने प्रपोज़ किया था, हम उसको 0 to 1 लेके गए। वर्ल्ड लीडर्स ने कहा कि ये G20 का परमानेंट फीचर बनेगा। लेकिन ये जो कम्युनिके स्टार्टअप्स ने और इकोसिस्टम्स, दुनिया के सारे इकोसिस्टम्स ने साथ में मिलके जो बनाया और प्रस्तुत किया वर्ल्ड लीडर्स को, ये अगले 10 साल का एक ग्लोबल इनोवेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बनाएं, इसका ये रोड मैप है। 5 चीज़ें हमारी इकोसिस्टम को करनी है। पहली तो ये कि इंक्यूबेटर्स जो हमारे हैं देश में वगैरह, इनको ग्लोबल फ्रेमवर्क्स को एम्ब्रेस कर लेना है कि आपके स्टार्टअप का एनालिसिस जो है, इवैल्यूएशन, वो ग्लोबल फ्रेमवर्क के हिसाब से हो। दूसरा है इनको
ऐसी व्यवस्था बनानी है कि जो स्टार्टअप्स इंटरनेशनल मार्केट्स को, इंटरनेशनल टैलेंट को, इंटरनेशनल फाइनेंस को वगैरह में वगैरह अगर ये उनको पाना चाहें तो ये मैकेनिज़्म ऑफ एक्सेस ये बनी हुई हों। तीसरी बात यह है कि हमारे इंक्यूबेटर्स को इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस जो हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, रीजनली जो एक्सक्लूडेड हैं, लैंग्वेज के हिसाब से एक्सक्लूडेड हैं, इनको सारों को इकोसिस्टम में शामिल करने के लिए इनको स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाने हैं इंक्लूजन के। हर एक पीस के लिए कोई ना कोई स्टार्टअप दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन सबको साथ करके स्केल कैसे करें, इसका स्केल अप का मैकेनिज़्म चाहिए। और पांचवी बात ये है कि एक एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के देशों में, उनका एक ग्लोबल वर्चुअल नेटवर्क कैसे बने। तो 5 चीज़ें हो गई: फ्रेमवर्क, एक्सेस, इंक्लूजन, स्केलिंग सस्टेनेबल स्टार्टअप्स एंड नेटवर्क। ये एक मज़ेदार बात ये है कि ये एक्रोनिम FAISN ये तो नया फैशन है। तो लेकिन ये भी इनक्रेडिबल है सर कि जिस रोड मैप को आपने दुनिया के लिए तय किया अगले 10 सालों के लिए, वही रोड मैप अब आप चाहते हैं कि नीचे परकुलेट करे और स्टेट्स उसको अडॉप्ट करें और हम एक स्टार्टअप और इनोवेशन नेशन के रूप में उभरे। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। इस खास बातचीत में सिर्फ इतना ही। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और हम नज़र डालते हैं व्यापार जगत की कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण के दौरान भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेशकों ने 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव दिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवरात्र में वाहनों की बिक्री ने 6 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस दौरान वाहनों की बिक्री में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि श्राद्ध के चलते बीते अक्टूबर महीने में सालाना आधार पर वाहनों की बिक्री में 7% की गिरावट आई, लेकिन सितंबर की तुलना में अक्टूबर में बिक्री में 12% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। केंद्र सरकार ने लोगों को सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की पहल के तहत भारत आटा की बिक्री कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को 27.5 रुपए प्रति किलो की दर से आटा उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम सेंट्रल पूल से 2.5 लाख टन गेहूं अलॉट कर रहा है। और फिलहाल आज के इकॉनमी टुडे में सिर्फ इतना ही। और DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे है न्यूज़ एट 10 अचल गुलाटी मुंबर के साथ। बने रही DD न्यूज़ के साथ इस खास प्रोग्राम, जो कि अगला प्रोग्राम होगा जनादेश। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण भी। नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई